नमस्कार। आज 10 फरवरी 2026 मंगलवार है। आज हम खेल के मैदान से लेकर संसद की गलियारों तक की कुछ बड़ी खबरों की तह तक जाएंगे। नमस्कार। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी है। विकिपीडिया है, कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और फाइनेंशियल आर्टिकल्स भी हैं। बिल्कुल। और इन सबको एक साथ देखने पर एक दिलचस्प पैटर्न उभरता है ना? हाँ, नियमों का, प्रतिद्वंद्विता का और जिम्मेदारियों का भी। जी। आज हम देखेंगे कि कैसे क्रिकेट के मैदान पर मतलब नियमों को तोड़ा मरोड़ा जा रहे हैं। कैसे दो बड़ी टीमों के बीच पुरानी दुश्मनी की आग फिर सुलग रही है। और कैसे लोकतंत्र के मंदिर में ही संचालक की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो चलिए इस गहरी पड़ताल को शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं महिला प्रीमियर लीग यानी WPL से। चौथा सीजन एक धमाकेदार फाइनल के साथ खत्म हुआ है। हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर अपना दूसरा खिताब जीत लिया। मतलब जश्न का माहौल है RCB के लिए। जी हाँ, और इस जश्न के पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। इस बार का जो मेगा ऑक्शन हुआ था, हाँ, ऑक्शन। उसमें सबकी नजरें यूपी वॉरियर्स पर थीं। उन्होंने भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को 3.2 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड कीमत पर खरीदा। 3.2 करोड़। जी, WPL के इतिहास की सबसे महंगी खरीद। ये तो एक बहुत बड़ी रकम है। क्या ये सिर्फ दीप्ति की स्टार पावर है या इसके पीछे कोई गहरी T20 स्ट्रैटेजी भी है? क्योंकि आमतौर पर तो हम देखते हैं कि बल्लेबाजों या फिर तेज गेंदबाजों पर बड़ा दाव लगता है। ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, ये सिर्फ स्टारडम नहीं है। ये दिखाता है कि T20 फॉर्मेट की जरूरतें अब बदल रही हैं। दीप्ति एक क्लासिक 3D प्लेयर हैं। 3D प्लेयर। हाँ, वो बल्ले से मैच खत्म कर सकती हैं, पावर प्ले और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कर सकती हैं और उनकी फील्डिंग तो कमाल की है। अच्छा। तो एक कप्तान को जब एक ही खिलाड़ी में ये तीनों चीजें मिलती हैं, तो टीम का संतुलन ही बदल जाता है। सही बात है। फ्रेंचाइजीज अब ये समझ रही हैं कि मैच जिताने के लिए सिर्फ एक दो सुपरस्टार नहीं, बल्कि दीप्ति जैसे भरोसेमंद ऑलराउंडर्स की जरूरत है। ये WPL की परिपक्वता का संकेत है। मतलब अब टीमों के नियम बदल रहे हैं, व्यक्तिगत हीरो से ज्यादा टीम बैलेंस पर फोकस है। बिल्कुल। वैसे नियमों की बात करें तो क्रिकेट की दुनिया में एक और विवाद ने तूल पकड़ लिया है और ये सीधे सीधे खेल के नियमों से जुड़ा है। श्रीलंका के बल्लेबाज भानुका राजपक्षे, उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों के बैट पर एक अजीब टिप्पणी कर दी। हाँ, उन्होंने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों के बल्ले असाधारण रूप से अच्छे हैं। मतलब ऐसा लगता है मानो उन पर रबर की एक परत चढ़ी हो। रबर की परत? जी, जिससे गेंद ज्यादा तेजी से निकलती है। अब जाहिर है, इस बयान को तो सीधे सीधे बैट टेम्परिंग के आरोप की तरह देखा गया और सोशल मीडिया पर एक तूफान सा खड़ा हो गया। लेकिन फिर राजपक्षे ने यू टर्न ले लिया। हाँ, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनका इरादा कोई आरोप लगाना नहीं था, बल्कि वो भारतीय क्रिकेट सिस्टम की तारीफ कर रहे थे। तारीफ? उन्होंने कहा कि भारत में बैट बनाने की तकनीक दुनिया में सबसे अच्छी है, लेकिन इस सफाई में एक ज्यादा बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। एक मिनट, तो आप ये कह रहे हैं कि ICC बल्ले का साइज, उसकी चौड़ाई, किनारों की मोटाई, ये सब तो तय करती है, जी, लेकिन बल्ले में कौन सी लकड़ी मतलब विलो इस्तेमाल होगी उसकी क्वालिटी पर कोई नियम नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी कमी लगती है। और यही वो ग्रे एरिया है जहां खेल का संतुलन बिगड़ सकता है। ICC के नियम लकड़ी के ग्रिडिंग को लेकर बिल्कुल खामोश हैं। अच्छा। इसका मतलब यह है कि अमीर क्रिकेट बोर्ड जैसे भारत, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, जिनके पास बेहतर संसाधन और रिसर्च हैं, वे अपने खिलाड़ियों को बेहतरीन ग्रेड 1 विलो वाले बल्ले मुहैया करा सकते हैं। जबकि छोटे देशों के खिलाड़ियों को? उन्हें शायद ग्रेड 2 या ग्रेड 3 विलो से काम चलाना पड़े। तो राजपक्षी की टिप्पणी, चाहे वो तारीफ हो या तंज, वो इस तकनीकी असमानता की ओर इशारा करती है। तो इस पर ICC को भविष्य में ध्यान देना होगा। बिल्कुल देना होगा। खेल में नियमों की ये महीन रेखा वाकई फैसिनेटिंग है, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का मैच हो तो सारे नियम और रिकॉर्ड एक तरफ रह जाते हैं। हाँ, तब तो सिर्फ जुनून हावी हो जाता है। और T20 विश्व कप में 15 फरवरी को ये महा मुकाबला होने वाला है। और मैच से पहले ही आप कह सकती हैं कि माइंड गेम्स का दौर शुरू हो गया है। हाँ, वो तो होता ही है। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज हैं साहिबजादा फरहान। उन्होंने कहा है कि भले ही पिछले 10 मैचों में भारत 8 से आगे है, लेकिन ये मैच एक तरफा नहीं होगा। अच्छा। उन्होंने 2025 एशिया कप के फाइनल का जिक्र किया, जो आखिरी ओवर तक गया था, और कहा कि उनकी टीम किसी भी तरह के दबाव में नहीं है। ये कहना कि हम दबाव में नहीं हैं, अक्सर दबाव में होने की ही निशानी होती है, खासकर भारत-पाकिस्तान मैच में। हाँ हाँ, सही कहा। ये दबाव को दूसरी टीम पर डालने की एक क्लासिक रणनीति है। बिल्कुल।
आंकड़ी और कागज पर टीम इंडिया मजबूत दिखती है, लेकिन T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां 10-12 गेंदें पूरे मैच का रुख पलट सकती है। और जब सामने पाकिस्तान हो, तो इतिहास या फॉर्म से ज्यादा उस दिन का प्रदर्शन मायने रखता है। जी, ये सिर्फ क्रिकेट का मैच नहीं, भावनाओं की लड़ाई भी है। अच्छा, प्रतिद्वंद्विता की बात हो रही है तो हॉकी के मैदान पर भी एक बड़ा मुकाबला हमारा इंतजार कर रहा है। हाँ, भारतीय पुरुष टीम कल राउरकेला में FIH प्रो लीग की शुरुआत कर रही है। और वो भी बेल्जियम जैसी मजबूत टीम के खिलाफ। और ये सिर्फ एक मजबूत टीम नहीं है, बेल्जियम पूर्व विश्व और ओलंपिक चैंपियन है। ओह, उनकी टीम अपनी संरचनात्मक और रक्षात्मक हॉकी के लिए जानी जाती है और उनके पास टॉम बून जैसे अनुभवी स्ट्राइकर हैं। टॉम बून जो हाल ही में हॉकी इंडिया लीग में टॉप स्कोरर रहे। जी हाँ, वही। तो ये भारतीय टीम की नई आक्रामक रणनीति का पहला बड़ा इम्तिहान होगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि हमारा अटैक उनकी मजबूत डिफेंस को भेद पाता है या नहीं। बिल्कुल। तो एक तरफ क्रिकेट और हॉकी में कड़ी टक्कर की तैयारी है, वहीं दूसरी तरफ शूटिंग में भारत का एक तरफा दबदबा कायम है। हाँ, नई दिल्ली में जो एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप चल रही है, वहां तो पदकों की बारिश हो रही है। आज भी 2 गोल्ड मेडल आए हैं। हाँ, आज 2 और स्वर्ण पदकों के साथ भारत के कुल पदक 66 हो गए हैं, जिनमें 39 स्वर्ण हैं। 39 गोल्ड। जी, और ये सिर्फ पदकों की गिनती नहीं है। ये दिखाता है कि खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। मतलब छोटे शहरों और कस्बों से भी टैलेंट निकल रहा है। बिल्कुल। अब विश्व स्तरीय निशानेबाज निकल कर आ रहे हैं। ये एक पूरी पीढ़ी के तैयार होने की कहानी है। लेकिन खेल की दुनिया से हर खबर ऐसी गौरव वाली नहीं होती। प्रयागराज से एक ऐसी खबर आई है जिसने मतलब सबको झकझोर के रख दिया है। जी, ये बहुत ही दुखद घटना है। ये सुनकर वाकई बहुत दुख हुआ। प्रयागराज के एक स्पोर्ट्स हॉस्टल में 17 साल के एक प्रतिभाशाली वॉलीबॉल खिलाड़ी प्रत्यूष राय अपने कमरे में मृत पाए गए। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर बताया गया है। सिर्फ 17 साल की उम्र, और वो जूनियर एशिया कप की तैयारी कर रहे थे। ये घटना हमारे स्पोर्ट्स सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करती है। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इन युवा एथलीट्स पर, जो अपने घरों से दूर इन हॉस्टलों में रहते हैं, उन पर प्रदर्शन का कितना ज्यादा दबाव होता है। सही बात है। हम अक्सर सिर्फ मेडल और जीत की बात करते हैं, लेकिन इन हॉस्टलों में रह रहे युवा खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य की बात नहीं करते। बिल्कुल, परिवार से दूरी, हर दिन बेहतर करने का दबाव, और कभी-कभी नाकामयाबी का डर, ये सब मिलकर एक बहुत ही खतरनाक माहौल बना सकता है। प्रत्यूष के परिवार ने हॉस्टल प्रशासन के बदलते बयानों पर भी सवाल उठाए हैं। जी, और उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये घटना एक वेकअप कॉल होनी चाहिए। ताकि हम अपने युवा एथलीट्स के शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ उनके मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी गंभीरता से लें। बिल्कुल सही। और ये जिम्मेदारी और निष्पक्षता का सवाल सिर्फ खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं है। इस वक्त हमारे लोकतंत्र के सबसे बड़े मंच यानी संसद में भी इसी बात को लेकर घमासान मचा हुआ है। जी हाँ, विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ ही अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है। स्पीकर के खिलाफ ही। जी, ये एक बहुत ही असाधारण और गंभीर संवैधानिक कदम है। ये दिखाता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच अविश्वास कितना बढ़ गया है। जी, विपक्ष का मुख्य आरोप क्या है? वे स्पीकर पर ऐसा बड़ा कदम क्यों उठा रहे हैं? देखिए, विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर निष्पक्ष रूप से सदन नहीं चला रहे हैं। तात्कालिक वजह यह बनी कि उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उन्हें पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे के अप्रकाशित संस्मरणों के कुछ हिस्सों पर बोलने की अनुमति नहीं दी। अच्छा, तो विपक्ष इसे अपनी आवाज दबाने की कोशिश के तौर पर देख रहा है। उनका कहना है कि स्पीकर को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बराबर मौका देना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो क्या किसी लोकसभा स्पीकर को इस तरह हटाया भी जा सकता है? इसकी प्रक्रिया कितनी मुश्किल होती है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94C में इसका प्रावधान तो है, लेकिन प्रक्रिया जानबूझकर बहुत सख्त बनाई गई है। ताकि स्पीकर बिना किसी डर के काम कर सके। बिल्कुल। सबसे पहले कम से कम 50 सांसदों के समर्थन से 14 दिन पहले एक नोटिस देना होता है। और अगर नोटिस स्वीकार हो गया तो सदन में इस पर चर्चा और वोटिंग होती है। और वोटिंग का गणित क्या कहता है? क्या इसे सामान्य बिल की तरह पास किया जा सकता है? नहीं, यहीं पर सबसे बड़ा पेच है। इसे पास करने के लिए सदन के सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत की जरूरत होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सदन की कुल संख्या, मतलब खाली सीटों को घटाकर उसका बहुमत चाहिए, न कि सिर्फ उस दिन मौजूद और वोटिंग करने वाले सदस्यों का। अच्छा, तो ये काफी मुश्किल है। बहुत मुश्किल। इसीलिए भारतीय इतिहास में आज तक 3 बार ऐसा प्रस्ताव लाया तो गया, 1954, 1966
और 1987 में। लेकिन पास एक बार भी नहीं हुआ। जी, एक बार भी कोई स्पीकर इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया। ये कदम असल में हटाने से ज्यादा स्पीकर के आचरण के खिलाफ एक सांकेतिक विरोध होता है। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? ज्यादातर मामलों में हाँ। चलिए, अब आखिर में एक नजर बाजार पर डालते हैं। वहां निवेशक भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काफी सतर्क दिख रहे हैं। हाँ, सोने और चांदी में आज काफी हलचल रही। क्या हुआ आज? पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद आज बाजार थोड़ा थमा है। सोने की कीमतें तो लगभग स्थिर रहीं, उनमें कोई खास बदलाव नहीं आया। और चांदी? लेकिन चांदी में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। कीमत लगभग 10,000 रुपए प्रति किलो तक गिर गई। 10,000 रुपए, ये तो बहुत बड़ी गिरावट है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे दो मुख्य कारण लग रहे हैं। पहला तो है प्रॉफिट बुकिंग। मतलब जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो निवेशक अपना मुनाफा निकालकर बाजार से बाहर निकल जाते हैं। जी, और जिससे गिरावट आती है। और दूसरा और ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है इंतजार। इसलिए बड़े निवेशक कोई भी नया दांव लगाने से पहले इंतजार करना बेहतर समझ रहे हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे WPL में टीम बनाने के नियम बदल रहे हैं और कैसे क्रिकेट के बल्ले से जुड़े नियमों में एक बड़ी खामी है। हाँ, और हमने भारत पाकिस्तान की हाई वोल्टेज प्रतिद्वंदिता की आहट सुनी और हॉकी में बेल्जियम की चुनौती को भी समझा। और साथ ही एक युवा खिलाड़ी की दुखद मौत के जरिए व्यवस्था की जिम्मेदारियों पर बात की। और संसद में स्पीकर की निष्पक्षता पर उठते सवालों को भी खंगाला और अंत में बाजार की सतर्कता को भी समझा। इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखने पर एक विचार मन में आता है। हम्म। जब खेल के मैदान पर किसी खिलाड़ी या अंपायर की निष्पक्षता पर सवाल उठता है तो हंगामा हो जाता है। हाँ, क्योंकि खेल का मूल सिद्धांत ही फेयर प्ले यानी निष्पक्ष खेल है। बिल्कुल। लेकिन जब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में स्पीकर रूपी अंपायर पर ही पक्षपात का आरोप लगे तो लोकतंत्र के खेल पर इसका क्या असर पड़ता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर विचार कीजिएगा।